34 जो डेटा है उसको प्रोसेस करना 3 हफ्ते में पॉसिबल नहीं था। और अब उन्होंने कहा है कि हमें उन्हें टाइम दिया जाए, उन्होंने मोहलत मांगी है 30 जून तक, यानी कि चुनाव निकल जाएगा और उसके बाद मोदी जी देखेंगे कि इस डेटा को कैसे शेयर करना है या नहीं करना है। लेकिन क्या ये एक बड़ा आपराधिक षड्यंत्र नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगर निर्देश दिया है और उस निर्देश को अब ऐसा लग रहा है कि सरकार उसको कवर अप करने में लगी हुई है, और सिर्फ सरकार ही नहीं, उसमें इलेक्शन कमीशन के अधिकारी, एसबीआई के ऑफिशियल्स। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये एक अपराध किया है। अगर वो कोई टेक्निकलिटी बता भी रहे हैं तो मैंने कल भी आपके चैनल पे बताया था कि ये इसको बताने के लिए लास्ट मिनट उनको पता लगा है, 3 हफ्ते से इंतजार कर रहे थे वो। इससे पता लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट को धोखा दे रहे हैं मोदी जी के कहने पे। की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना था, इसलिए हमने 2 अलग अलग साइलोज में इस चीज को बनाया। जिन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू किए थे और जिन लोगों ने रिडीम किया ये बॉन्ड्स को, तो इशुएंस ऑफ बॉन्ड्स का डेटा अलग है, रिडेम्पशन ऑफ बॉन्ड्स का डेटा अलग है। इस चीज को एक्सटेंशन एप्लीकेशन में बखूबी लिखा गया है और इसी आधार पर एक्सटेंशन मांगा जा रहा है कि ये 22,000 से थोड़ा ज्यादा, कुछ 22,500 के करीब इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदा गया है पिछले 6 सालों में। तो अगर उसका आप डबल कर लेंगे तो यानी कि 44,334 डेटा को इन्हें प्रोसेस करना है, जिसके लिए कि टाइम काफी नहीं है। अब क्या सुप्रीम कोर्ट को ये चीज कन्विंसिंग लगेगी आज के जमाने में कंप्यूटर से सारा डेटा जनरेट होता है? तो नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान पर। मैं हूं नीलू व्यास। कल आपने देखा था कि शाम होते होते एक बहुत बड़ी खबर जिस खबर ने ब्रेक किया, और वो था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत हल्के तरीके से, धीरे से एक सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका तो नहीं कहूंगी, इसको एप्लीकेशन बोलूंगी, कि उस एप्लीकेशन को फाइल किया, जिस एप्लीकेशन के चलते ये साफ पता पड़ता है कि एसबीआई जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डिटेल्स उनको शेयर करना था वो अब अभी तुरंत नहीं करेंगे। आपको याद दिला दें कि 15 फरवरी को जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सारे डिटेल्स इलेक्टोरल बॉन्ड्स के शेयर करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, और उस डिटेल में किसने बॉन्ड को खरीदा है, कितने डिनोमिनेशंस का खरीदा है, वो सारे डिटेल्स उनको शेयर करने थे। और फिर उसको इलेक्शन कमीशन छापने वाला था सारे डिटेल्स अपने वेबसाइट पर 13 मार्च तक। लेकिन अब ये चीज नहीं होगी, क्योंकि कल एसबीआई ने इतने दिन इंतजार करने के बाद, उनके पास पूरा समय था, लेकिन ठीक 2 दिन पहले उन्होंने एक एक्सटेंशन एप्लीकेशन फाइल किया है। अब इस एक्सटेंशन एप्लीकेशन में उन्होंने क्या लिखा है ये भी बहुत रोचक है, और वो मंशा बताता है कि सरकार की। अब जाहिर सी बात है कि एसबीआई अपने आप से तो ये इतना बड़ा फैसला नहीं ले लेगा। एसबीआई ने इस एप्लीकेशन में ये लिखा है कि उनके पास 2 सेट्स ऑफ डेटाज हैं, 22,000, कुछ लगभग 22,500 इलेक्टोरल बॉन्ड्स उन्होंने 6 साल में लोगों ने खरीदे हैं, और उसका 2 सेट्स में डेटा रखा गया है। यानी कि एक इशुएंस का डेटा है कि लोगों ने इशू किया है, और दूसरा डेटा है उन्हीं बॉन्ड्स का जिसको रिडीम कराया गया है। तो उन्होंने कहा है कि कुल मिलाकर 44,334 जो डेटा है उसको प्रोसेस करना 3 हफ्ते में पॉसिबल नहीं था। और अब उन्होंने कहा है कि हमें उन्हें टाइम दिया जाए, उन्होंने मोहलत मांगी है 30 जून तक, यानी कि चुनाव निकल जाएगा और उसके बाद मोदी जी देखेंगे कि इस डेटा को कैसे शेयर करना है या नहीं करना है। लेकिन क्या ये एक बड़ा आपराधिक षड्यंत्र नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगर निर्देश दिया है और उस निर्देश को अब ऐसा लग रहा है कि सरकार उसको कवर अप करने में लगी हुई है, और सिर्फ सरकार ही नहीं, उसमें इलेक्शन कमीशन के अधिकारी, एसबीआई के ऑफिशियल्स और तमाम लोग अगर इस बात को लेकर अपनी कवायद शुरू कर चुके हैं कि किस तरीके से इस डेटा को हम एक्सपोज ना करें और उसकी मोहलत बढ़ा दें, तो ये क्या दर्शाता है सरकार की नीयत पर? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ देश के जाने माने लॉयर महमूद प्राचा इस समय जुड़ रहे हैं। प्राचा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर सुनीलम है, बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट है, सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गिरीश जोशी जो कि एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर है, गुजरात से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और अनिल सिन्हा हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बोलता हिंदुस्तान पर। और मैं प्राचा साहब के पास पहले आऊंगी, क्योंकि प्राचा साहब की एक बहुत बड़ी मुहिम इस समय चल रही है जो कि देश के सभी नागरिकों से छुपी नहीं है। मिस्टर प्राचा, एसबीआई की जो ये एक्सटेंशन एप्लीकेशन है, इसमें इन्होंने कहा है कि उनके पास इतना सारा डेटा है प्रोसेस करने के लिए कि 3 हफ्ते उसके लिए काफी नहीं थे। वो सारा डेटा इनको मैच करना है, और मैच करके तब वो 30 जून तक इस डेटा का खुलासा करेंगे।
इस लॉजिक का आधार क्या है? इस लॉजिक का आधार ये है, जो चोरी मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, मोहन भागवत जी ने और बीजेपी ने की है, उसको कैसे कवर अप किया जाए, उसको कैसे छुपाया जाए, और कोई लॉजिक इसका हो ही नहीं सकता। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिस प्रकार से सारे संस्थान हमारे देश के प्रेशर में है, दबाव में है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ी रहे हैं वो पूरी दुनिया देख रही है ईवीएम की, तो ये उसी का एक एग्जांपल है। एसबीआई, सीबीआई, ईडी, ये सब एक टूल बन चुके हैं, मोदी जी का एक तरीके से हथियार बन चुके हैं आरएसएस और बीजेपी के, अपने पॉलिटिकल विरोधियों को खत्म करने के लिए और अपने गंदे घिनौने कारनामे, चोरियां, डकैतियां, सब कुछ छुपाने के लिए। तो इसमें इसको किसी भी और नजर से देखना या इसके बारे में किसी भी और नजर से या डिस्कस करना, ये कह के टेक्निकलिटीज दिखा के कि ये मुश्किल काम है, सुप्रीम कोर्ट को इस पे कंटेम्प्ट ऑर्डर करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को और सख्त ऑर्डर करना चाहिए, मेरे ख्याल से मामले को डाइल्यूट करने जैसा होगा। ये सीधा सीधा एक अपराध है, आपराधिक साजिश है जिसमें मोदी जी डायरेक्टली शामिल हैं, बिकॉज ही इज द प्राइम बेनिफिशियरी, बीजेपी इज द प्राइम बेनिफिशियरी ऑफ दिस। अपराध की जो ज्यूरिस्प्रूडेंस होती है वो यही होती है ना कि बेनिफिशियरी कौन है किसी भी अपराध का, तो अपराध का बेनिफिशियरी मोदी जी है। Mr. Pracha, I want to know from you the logic which SBI has given that they cannot process the data which is in 2 silos. क्या सुप्रीम कोर्ट उनकी बात को मानेगा legally speaking? एसबीआई में मेरे ख्याल से हजारों टेक्निकल ऑफिसर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, जो इस काम को बैठकर दिन रात, अगर ऐसा कुछ करना भी है, हालांकि ये 5 मिनट का काम है, ये झूठा एफिडेविट फाइल किया है एसबीआई ने, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं ना, ये एक अपराध किया है। अगर वो कोई टेक्निकलिटी बता भी रहे हैं, तो मैंने कल भी आपके चैनल पे बताया था कि ये इसको बताने के लिए लास्ट मिनट उनको पता लगा है, 3 हफ्ते से इंतजार कर रहे थे वो। इससे पता लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट को धोखा दे रहे हैं मोदी जी के कहने पे। इससे पता लगता है कि वो बताना नहीं चाहते, सिर्फ ये इलेक्शन का टाइम गंवाना चाहते हैं, गुजारना चाहते हैं। उसके बाद मोदी जी उन्हें किसी भी माध्यम से, हो सकता है दूसरा कानून लाके, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। ये हमारे जयशंकर साहब हैं, जयशंकर साहब हैं, उनको रिटायरमेंट के बाद फॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया। इस प्रकार के हमारे चीफ जस्टिस रहे हैं जिनको रिटायरमेंट के बाद तुरंत राज्यसभा दे दी गई। तो एसबीआई के जो चेयरमैन साहब हैं उनको भी कुछ ना कुछ दे दिया जाएगा इस अपराध को करने के लिए। तो ये चीजें इस नजर से देखने के अलावा अगर किसी और तरीके से, सभ्रांत तरीके से इसको बहस में हम चले जाएंगे, टेक्निकलिटीज में चले जाएंगे, ये इसके लिए हो सकते थे, तो ये सब फिजूल बात है। इसको ईडी को इसकी संज्ञान लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को एक एक्सपर्ट कमेटी कल ही के कल, आज मेरे ख्याल से सुओ मोटो कर लेनी चाहिए थी, इन्हें नहीं किए। मुझे हैरानी है क्यों नहीं की चीफ जस्टिस साहब ने, नहीं तो करके एक टेक्निकल टीम अपॉइंट करें, शाम तक वो जाएगी, वो बैठेगी एसबीआई के लोगों के साथ, और मुझे लगता है कल के कल में ही ये ऑर्डर, ये सारे डेटा निकल के आ जाएंगे। जितने ऑफिसर्स की जरूरत है दिन रात उस पर लगा के करने चाहिए। एनआईए और ईडी, इनके पास सैकड़ों हजारों ऑफिसर्स होते हैं ना, रेड करने के लिए 100 जगह रेड करते हैं। ऑफिसर्स की कमी है, ऑफिसर्स ज्यादा लगाइए ना, ये बहानेबाजी करने की जरूरत नहीं है। एसबीआई के सारे डायरेक्टर्स और सारे ऑफिसर्स जो इस काम में लिप्त हैं वो ध्यान से सुन लें, हम लोग छोड़ेंगे नहीं इन्हें, ये जेल जाएंगे, हम लोग इनके खिलाफ मुकदमे करेंगे, ये हमारा वादा है। तो ये क्राइम करना बंद कर दें, देश के साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी करना बंद कर दें। मिस्टर प्राचा, एक आखिरी सवाल आपसे करूंगी, आपको जाना है, सो आई लेट यू गो फ्रॉम द शो, बट मुझे एक सवाल आप चलते चलते ये बताइए कि आप देश में ऑलरेडी ईवीएम को लेकर आपने एक बड़ा आंदोलन छेड़ा हुआ है। कल अगर सुप्रीम कोर्ट कोई संतोषजनक कोई स्टैंड अगर इस पर नहीं लेता है, फिर आप लोग क्या करेंगे? क्या आर यू गोइंग इन फॉर अनदर मूवमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर इशू ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स? एब्सोल्युटली, ये एसबीआई ने जो क्राइम किया है, ये एसबीआई के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने, उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे इमीडिएटली। और सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता पूरी दुनिया से आजकल, मुझे लगता है, मुझे तो बहुत दुख होता है, मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी करता हूं, जो विश्वसनीयता कम हुई है, जो थोड़ी बहुत बची थी, और थोड़ा बहुत उसका एक तरीके से रिडीम कहना बहुत सारे लोग कह रहे हैं देश विदेश से,
वो ये इलेक्टोरल बॉन्ड के जजमेंट से हुई थी। और वो जजमेंट ही मोदी जी ने दिखा दिया कि आई केयर टू हुट्स अबाउट सुप्रीम कोर्ट, एंड 5 जजेस ने यूनानिमसली जो जजमेंट दी है, मोदी जी केयर्स टू हुट्स। ये सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट के साथ उसकी ये कंटेम्प्ट नहीं है, ये उसको ठेंगा दिखाना है, हमारे देश को, संविधान को ठेंगा दिखाना है कि तुम जजमेंट पास करते रहो। अगर क्रूड लैंग्वेज में बोला जाए, तुम्हारी औकात क्या है? मोदी जी ने ये बोला है क्या? एसबीआई के डायरेक्टर्स ने और एसबीआई के ऑफिसर्स ने ये बोला है 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की यूनानिमस डिसीजन की ये औकात है? ये दिखा रहे हैं एसबीआई वाले। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट की एग्जिस्टेंस का सवाल है, ये उनकी इज्जत का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर कोई भी सख्त के सख्त कायम एक्शन लेके और 1 दिन के अंदर अंदर इसमें आना चाहिए रिपोर्ट, और उन लोगों को जेल भिजवाने का काम भी सुप्रीम कोर्ट को तुरंत करना चाहिए। आर्टिकल 142 अगर किसी चीज के लिए इस्तेमाल हो सकता है तो वो ये है। हिम्मत कैसे हो गई किसी भी ऑफिसर की ये काम करने की? ठीक है, थैंक यू सो मच मिस्टर प्राचा, और आपको जाना है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मैं अब इस पैनल को मैं आगे बढ़ाती हूँ, और मैं सबसे पहले अनिल सिन्हा के पास आऊंगी। अनिल जी, शुक्रिया, मुझे इजाजत दीजिए मीनू जी, मैं निकल। यस सर, थैंक यू मिस्टर महमूद प्राचा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। मैं अनिल जी के पास जाऊंगी। अनिल जी, मुझे ये बताइए कि अब क्या ये चीज बिल्कुल साफ नहीं हो गई है? ये खुद मिस्टर प्राचा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एग्जिस्टेंस का सवाल है, और ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं समझती। एक यूनानिमस बेंच के जजमेंट को भी अगर उन्होंने कुछ नहीं समझा है, तो अब सरकार का अगला मूव आपको क्या लगता है, पॉलिटिकली स्पीकिंग क्या होगा? क्या चुनाव तक के लिए उन्होंने ये बला टाल दी एक तरीके से? नहीं, बला टल नहीं गई है उनकी, लेकिन वो मानेंगे नहीं। ये कंटेम्प्ट का मामला है, सही कहा प्राचा साहब ने कि ये कंटेम्प्ट का मामला है। गवर्नमेंट जिस तरह से उसने किया था कि इलेक्शन कमीशन के जो अपॉइंटमेंट्स के बारे में जो कानून मतलब उन्होंने जो रखा था सीजेआई और ये सब जो पैनल बनाया था कि नियुक्ति में विपक्ष का नेता सीजेआई और इनकी जो होगी, और उसको बदल दिया कानून को। तो ये अभी कानून बदलने की इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट उनके अंदर कंट्रोल में, फाइनेंस मिनिस्ट्री के कंट्रोल में ये बैंक है। तो उन्होंने ये इसको समझना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके ये कंटेम्प्ट का काम किया है और न्यायालय की अवमानना की है। इसमें कोई दूसरी राय, दूसरी बात हो नहीं सकती। दूसरा है, जहां तक उन्होंने जो जिस टेक्निकल की मतलब प्रॉब्लम की बात बताई है, जिसके आधार पर लेना चाहते हैं, वो तो निरर्थक इसलिए है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो जो डेटा उनके पास है उस डेटा को एक्सेस करने का काम वो अपने हाई लेवल किसी टेक्निकल का एक्सपर्ट कमेटी को दे सकती है, और वो तुरंत डेटा निकाल देंगे। दूसरा है क्या कि इसके लिए भी उसको पूछा जाना चाहिए एसबीआई को। जो एसबीआई ने जो लॉजिक दिया है अनिल जी, उन्होंने ये कहा कि हमें जो डोनर्स हैं उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना था, इसलिए हमने 2 अलग अलग साइलोज में इस चीज को बनाया। जिन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू किए थे और जिन लोगों ने रिडीम किया ये बॉन्ड्स को, तो इशुएंस ऑफ बॉन्ड्स का डेटा अलग है, रिडेम्पशन ऑफ बॉन्ड्स का डेटा अलग है। इस चीज को एक्सटेंशन एप्लीकेशन में बखूबी लिखा गया है, और इसी आधार पर एक्सटेंशन मांगा जा रहा है कि ये 22,000 से थोड़ा ज्यादा, कुछ 22,500 के करीब इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदा गया है पिछले 6 सालों में। तो अगर उसका आप डबल कर लेंगे तो यानी कि 44,334 डेटा को इन्हें प्रोसेस करना है, जिसके लिए कि टाइम काफी नहीं है। अब क्या सुप्रीम कोर्ट को ये चीज कन्विंसिंग लगेगी आज के जमाने में, कंप्यूटर से सारा डेटा जनरेट होता है? तो नहीं, ये तो अभी तो एआई का जमाना है, इसमें उनको कुछ क्या करना है। इतने एप्स हैं बने हुए कि ये काम तो अगर दे दे तो यहाँ जो पुणे में जो आईटी कंपनीज हैं, वो कोई कंपनी उसको 5 दिन में करके दे देगी। अब ये एक्सक्यूज तो चलने वाला नहीं, मैन पावर वाला एक्सक्यूज चल जाता पहले, क्योंकि आप इतने डेटा को अगर आप कलेक्ट करेंगे या फिर उसको मिलाएंगे ये सब, अब तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं। टेक्निकल वाला तो कोई ग्राउंड ही नहीं है। दूसरा कि जो डेट उन्होंने मांगा है, उनको 30 जून का ही ख्याल क्यों आया? मतलब ये कि सरकार बन जाएगी उसके 1 महीने बाद, और अगर सरकार नहीं आई और इनकी सरकार आ गई तो डेटा नहीं देंगे, और अगर दूसरी सरकार आई तो अपना एसबीआई अपना डेटा होगा। लेकिन इसका चुनाव के लिए जिसकी वजह से ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला आया है, वो किस वजह से कि जो इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस हैं, जो चुनाव में इसका इस्तेमाल हो रहा है, उस चुनाव में इसका इस्तेमाल ना हो पाए और लोगों को पता चले कि क्यों ये
मतलब अपारदर्शी था, लोगों को क्यों नहीं बताया? तो सिंपल है, लेकिन हम ये टेस्ट केस है, ये एसबीआई का तो टेस्ट हो गया कि एसबीआई सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं मानने वाली है, ये जो उनके बॉसेस कहेंगे। और आपको पता है एसबीआई अरुंधति भट्टाचार्य का केस आपको मालूम नहीं है क्या? वो इतने घपले एसबीआई में हुए, इतना सब कुछ हुआ, और रिलायंस इंडस्ट्री जिससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो गई वो। तो आखिरकार मतलब सिंपल केस है। और ऐसे अगर बैंकर्स निकालेंगे आप इनके समय के बैंकों के, तो उनके कहाँ कहाँ वो पदस्थापित है और उनके क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको पता चल जाएगा। तो ये तो खुला खेल फर्रुखाबादी है ना। और मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि एक ये जो मतलब वर्डिक्ट आया है इलेक्टोरल बॉन्ड में, वो एक उसमें एक ये भी दिया, मतलब जानकारी उससे प्राप्त हुई वर्डिक्ट से, कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड रिडीम नहीं होगा, जिसके पैसे नहीं आप निकाले गए, वो पैसे जो है वो चले जाएंगे प्राइम मिनिस्टर्स केयर फंड में। वो है उसमें प्रावधान। इसका मतलब कि इससे सिर्फ ये नहीं पता चलेगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का कितना पैसा किसने दिया, कितना दिया और बीजेपी ने कितना लिया, ये सिर्फ उतना ही पता नहीं चलेगा। इससे ये भी पता चलेगा कि मोदी जी ने पीएम केयर फंड में कितने पैसे इस रूट से लिए हैं। अच्छा, दूसरा एक बात और है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड में ये बात सदैव ध्यान रखना चाहिए कि वो जो स्टोरी आई न्यूज लॉन्ड्री में इसके बारे में कि किस तरह से लोगों ने को ईडी के छापे पड़े और उनको एजेंसी से धमका करके पैसे लिए, तो ये सारा मामला ये हो जाएगा ना, मतलब साफ सामने आ जाएगा। इस वजह से आया है। अब टेस्ट है इसका, क्या कहते हैं, अपने सुप्रीम कोर्ट का, उसकी परीक्षा हो जाएगी कि उसने जो इलेक्टोरल बॉन्ड का सही समय पर फैसला दिया था, सही समय पर इस फैसला को का इम्प्लीमेंटेशन के लिए कितना वो ये है, मतलब उसकी उस चाहती है कि ये हो जाए। बिल्कुल। अब मैं गिरीश जोशी जी के पास आती हूँ कि गिरीश, अब कौन से सवाल खड़े हो रहे हैं अगर अपोजिशन इस बात को बोलेगा भी, जो कि कल से मैंने देखा है कि हर कांग्रेस नेता ने, हर विपक्ष के नेता ने इस बात को उठाया है कि किस तरीके से, और इस वर्डिक्ट जब आया था तो उसमें ये बोला गया था कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का की जो पूरी प्रक्रिया है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का उल्लंघन है। जो 15 फरवरी का वर्डिक्ट था वो साफ साफ इस बात को कह रहा था, और उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दिए थे। अब उन डायरेक्शंस को ना मानना, उसको कवर अप करना कि समय उनको मिलेगा तो वो जितना चाहे सरकार उसको कवर अप करेगी, अब किस तरीके के सवाल खड़े हो पाएंगे? क्या ये इशू एक बड़ा मुद्दा ऑपोजिशन बना पाएगी? नीलू जी, सबसे पहले बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये इसके साथ और एक जजमेंट दिए थे, जो इन्होंने बिल्कुल ही मैलिशियस वे में जो एक्ट अमेंड किए थे, कंपनीज एक्ट अमेंड किया था, जिसमें तो उसमें से इनको जहां जहां प्रोटेक्ट करना था वो करने के बाद ये इलेक्टोरल बॉन्ड की ऐसी मिसचिप पैदा हुई। इसमें आप याद करिए कि उर्जित पटेल के पर कमेंट ओपनली हुई थी, जहां पे पीएम ने कहा था कि तुम सांप बनकर पैसों पे ऊपर बैठे हुए हो कुंडली मारकर। द रीजन वाज, और वो गर्ग साहब की बुक में वी ऑल्सो मेक पॉलिसी में क्लियर उन्होंने लिखा है, ही वॉज द पर्सन हु वॉज प्रेजेंट विद अरुण जेटली एंड दीज पीपल एट दैट टाइम, कि उन्होंने बोला कि बॉन्ड इश्यू करना तो सिर्फ रिजर्व बैंक के पावर्स में है। तो वो भी रूल अमेंड करके स्टेट बैंक को ये पावर दे दिए गए। तो मिसचिफ तो इनकी डे वन से दे वेर वेरी क्लियर इन देयर माइंड कि हमको क्या क्या मिसचिफ करनी है। पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट में आपको राइट्स था, वो भी उन्होंने विड्रॉ कर लिया कि नहीं, पीपल शुड नॉट नो एवरीथिंग। कंपनीज एक्ट में अमेंड कर दिया कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कल अगर मैं ट्रस्टी हूं तो एनी कंपनी कैन नॉट गिव अवे द मनी टू पॉलिटिकल पर्पज एक्सेप्ट फॉर 7.5% और सो। तो न बोर्ड में एजीएम हुआ न अप्रूवल हुआ, तो दे कैन डेफिनेटली टेक अ स्टैंड कि भाई आप लोग बोर्ड को डिसॉल्व करो क्योंकि यू पीपल हैव सेंटेड द मनी आउट। ये सारा दे हैव टेकन केयर ऑफ। तो आज ये नहीं है, इनका इंटेंशन ये डिक्लेयर करने के वक्त बहुत ही क्लियर था कि हाउ दे आर गोइंग टू प्ले सेफ। अब अटक मामला यहाँ गया है। अभी आप मेरे को एक चीज बताएं कि यू कैन डू इट फॉर योरसेल्फ। आप पेटीएम में या गूगल में आपका सिविल का अगर रिकॉर्ड सर्च करें, आप 3 लोन के लिए अप्लाई करिएगा, आपके 6 पॉइंट गिर जाएंगे। तो सारी बैंक्स के साथ, ये रिजर्व बैंक की परमिशन के साथ इनको ये पावर दे दी गई है कि दे कैन नो हाउ मेनी बैंक्स आर यू अप्लाइंग। तो सारी बैंक्स उसके अंदर कोलैबोरेटेड है। तो जिसको आपने बॉन्ड दिया
उसने जिस बैंक में अपने को एनकैश करवाया, दैट ऑल स्टेट बैंक नोज, और दैट इज ऑब्वियसली विद द नॉलेज ऑफ द, तो इसमें कौन सा ये है। और सबसे बड़ी बात ये है कि लोकसभा में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस ने 16,531 कुछ करोड़ दिए हैं कि भाई वो हमको बॉन्ड में मिले। वेयर डज दैट फिगर कम फ्रॉम? इसका मतलब ये है कि कहीं तो वर्किंग हुआ एग्जैक्टली अगर फिगर आपको मिला हुआ और आपने लोकसभा में स्टेटमेंट दिया है कि इतने बॉन्ड में पैसे आए, तो वो फिगर कहां से आए? तो आर दे रियली फूलिंग? और सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत ही बड़ा टेस्ट हुई होगा कि दे शुड नॉट टॉलरेट दिस थिंग। Girish, what I find very ludicrous is कि डेटा क्रंचिंग या डेटा कोलेशन का क्या मजाक बना दिया है एसबीआई ने। एसबीआई को ये कहना कि देखिए हम इतना सारा डेटा है और हम इसको प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। 44,334 अगर उनको दो साइलोज में अगर डेटा को काउंट करना है, कोलेट करना है, क्या ये इतना डिफिकल्ट है आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में? जब जो अभी अनिल जी कह रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में ये कहना सुप्रीम कोर्ट से कि भाई मैं डेटा ये प्रोसेस नहीं कर सकता हूं, ये कितना मतलब मुझे तो बात ये पच नहीं रही है। मैम स्टेट बैंक इज an application they are writing it to the Supreme Court. That is their overconfidence. Either they are overconfident कि हम लोग बच जाएंगे, हमको कुछ नहीं हो पाएगा, our mentor is very powerful, एक ये हो सकता है। और they cannot do this nonsense क्योंकि आपके पास तो जनधन होने के बाद you have got almost more than 80 crore accounts और you are managing very smoothly. You are managing them very smoothly. मैं अगर कहीं भी पैसा डाल रहा हूँ 1 रुपया भी, तो एग्जैक्टली उस अकाउंट में जा रहा है, इमीडिएट मनी ट्रांसफर में कर रहा हूँ, आरटीजीएस कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, तो सिस्टम इज एब्सोल्युटली इन लाइन। तो सिन्हा जी ने सही बोला कि ये 5 मिनट का काम है पाचा जी ने। तो इफ दे रियली वांट टू डू, और सबसे बड़ा तो इनकी इंटेंशंस गलत ये हो रही है कि आपको इतने दिन से बोला गया था, आपको एक ही दिन पहले कैसे याद आया कि यू वांट 30? द सेम थिंग वाज डन इन सेबी। जब ये सेबी को बताया गया था तो उन्होंने तब बोला कि हम लोग वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं, हमको वहां से इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। आपके पास फॉरेन विंग है जो यही काम करती है। सो they are considering everybody as a fool, or now they have just hit the last nail in the coffin. They have fooled Supreme Court. अब देखें इसको चंद्रचूड़ जी कितना सीरियसली लेके क्या करते हैं। और ये सही है कि देयर इंटेंशन इज कि इलेक्शन खत्म होने के बाद अगर देना पड़ा तो इट विल नॉट बी वेरी बिग डैमेज। और अगर ये 2 वीक का टाइम जो सेबी को दिया था चंद्रचूड़ जी को, ज्यादा 2 वीक का टाइम देते हैं, देन द डैमेज इज डन। दैट इज द फाइनल थिंग। जी ठीक है, अब मैं कंक्लूडिंग लैप में आऊंगी। मैं डॉक्टर सुनीलम के पास आ रही हूँ। डॉक्टर सुनीलम, क्या ये जस्टिस चंद्रचूड़ की एक तरीके से अग्नि परीक्षा है? उन्होंने फैसला तो सुना दिया, लेकिन अब असली चुनौती एक तरीके से शुरू हुई है सुप्रीम कोर्ट के लिए, और साथ में सरकार ने तो जो रोड़े अटकाए हैं वो तो है ही। जी बिल्कुल, विश्वसनीयता का एकदम लिटमस टेस्ट है। और अभी तक ये जो इसको लेकर के जो निर्णय आया था उसको लेकर के विश्वसनीयता बढ़ी थी, लेकिन जिस तरीके से उनको समय मांगा और समय दे भी दिया गया, इससे ये साफ लगता है कि सब मिली जुली कुश्ती का मामला है। क्योंकि मैं इस बात को लगातार कहता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट बराबर एक काम करता है। बाबरी मस्जिद के अंदर भी कहता है कि गलत हुआ, तोड़ा जाना गलत हुआ, फिर उसका मंदिर बनवा देता है। महाराष्ट्र की सरकार के अंदर भी कहते हैं कि गलत तरीके पूरे प्रोसीजर से पूरा गलत हुआ, स्पीकर ने गलत किया, राज्यपाल ने गलत किया, वहां पे सरकार को चलने देता है। जो भी कुछ है 370 के अंदर भी ऐसा होता है। तो जो उसका ऑपरेटिव पार्ट की बात जहां आती है, जहां डायलॉग बाजी होती है, वहां पर तो बढ़िया जो है डायलॉग डिलीवरी हो जाती है, लेकिन जहां पर ऑपरेट आपको करना है, कुछ नतीजे निकाल करके देने, वहां पर जो है हाथ कांप जाते हैं या पीछे हट जाते हैं। यहाँ मामला ऐसा है कि आप एक दिन के अंदर जब आप चाहते हो तो नोटबंदी कैसे कर देते हो और उसे पूरे देश में कैसे लागू कर देते हो, आपके पास में कैसा मैकेनिज्म पूरे देश के अंदर काम करता है, आप डाटा नहीं निकाल पाते, लेकिन पूरे देश के अंदर नोटबंदी आपका मन हुआ आपने करवा दिया, आपका मन हुआ आपने 3 किसान विरोधी कानून आपने लागू करने की घोषणा कर दी। मतलब ये आपकी कार्यशैली की ये प्रैक्टिस है और आप ये मान के चलते हैं कि पूरा सिस्टम है। रातों रात जी लॉकडाउन अनाउंस कर दिया और उस लॉकडाउन में 250 से ज्यादा मजदूर खत्म हो गए, 1000 किलोमीटर 800 किलोमीटर लोग पैदल चले। 2 दिन का अगर समय दे देते, गाड़ियां लगवा देते तो अपने मौके के ऊपर पहुंचने का काम कर सकता था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मोदी जी चाहते थे तो संभव है, अगर नहीं चाहते हैं तो संभव नहीं है।
लेकिन अभी जो नई एक चर्चा चल रही है वो ये है कि भाई ये मोदी परिवार क्या चीज है, वो यही है परिवार। देश की जनता को ये समझ लेना चाहिए कि मोदी परिवार की जब बात होती है तो उसमें अडानी है, अंबानी है, अजय डोभाल है, उसमें एसबीआई के चेयरमैन हैं, उसके अंदर वो लोग जो ईवीएम की मशीनें बनाते हैं उसके वो जो डायरेक्टर्स हैं, भाजपा के पदाधिकारी, इस तरीके के, और ये जो एजेंसीज हैं इनके पूरे चीफ हैं, ये मोदी जी का पूरा परिवार है। तो परिवार जो है जब वो चाहता है तब वो करता है, जब वो नहीं चाहता है तो वो नहीं करता है। लेकिन वो इस बात को सोच नहीं रहे हैं कि लोगों के बीच में राजा नंगा हो गया है। लोगों को ये लगता है कि भाई ये तो कमाल हो गया, और आप सीधा सीधा कर सकते थे ना, बहुत लंबा चौड़ा मामला नहीं है, आपको तो सीधे आरटीआई की परिधि के अंदर आप उसको आप ले आओ। आपने रोका हुआ था ना, आरटीआई की परिधि के अंदर लाने का आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो उसके अंदर निर्णय करे तो अपने आप सब चीजें जो है सेटराइट हो जाती। और ये भी फिर सोचना चाहिए, देश की जनता को सोचना पड़ेगा, जो लोग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में सोच रहे हैं या कुछ प्रयास कर रहे हैं, प्राचा जी जैसे लोग, तमाम सारे देश के अंदर लाखों ऐसे लोग हैं जो लगे हुए हैं, उनको इस बात के बारे में सोचना चाहिए। 22,000 करोड़ रुपया जब आता है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, 40 करोड़ से ऊपर, और आपकी क्या है कुल मिला के चुनाव लड़ने की जो है 75 लाख की आपकी लिमिट लगा के रखनी है आपने, तो आप सोचिए। मेरा मतलब यह है कि आप खरीद रहे हैं लोकतंत्र को, आप पूंजी से खरीदने का काम कर रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से। तो ये पूरा का पूरा मामला केवल एसबीआई का मामला नहीं है, केवल मोदी का मामला नहीं है, ये पूरा का पूरा इस देश की डेमोक्रेसी के भविष्य के साथ में जुड़ा हुआ मसला है। इसलिए ही ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर ये भी एक मसला है कि भाई इतने बड़े बड़े, जिसे कहा गया, प्राचा जी कह के गए और सभी ने कहा कि भाई इतने बड़े आपराधिक कृत्य करेंगे अधिकारी और बच के चले जाएंगे, ऐसा कैसे हो जाएगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये जो एसबीआई ने जो कह दिया, उसने हमारे दुनिया के अंदर जो हमारी एक साख है, पूरी दुनिया के अंदर जो हमारी साख है कि हिंदुस्तान के लोग जो है वही सिलिकॉन वैली के अंदर है, वही पूरी दुनिया के अंदर सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उन्हीं के पास में वो बहुत इफिशिएंटली उन्होंने किया है। तो भाई आप कह देते हैं कि हम नहीं कर पाते हैं, है ना, एक आप अनाउंस कर दो, बहुत करते रहते हो ना कि भाई ईवीएम जो है कोई करके दिखाए, ये करके दिखाए, तो आप ये कर देते हैं कि भाई जो है सुप्रीम कोर्ट कह देता है, यहाँ पर तो एक्सपर्ट कमेटी वाली बात तो आई गई है कि जो है एक्सपर्ट कमेटी बना देनी चाहिए। वो कभी हर चीज को आउटसोर्स करते हो ना, पूरा जो सरकार है या आउटसोर्सिंग के ऊपर चल रही है, तो फिर आप इसको भी आउटसोर्स कर दो। आप तो कोई दुनिया की कंपनी आ जाएगी, वो आपको 2 दिन 4 दिन के अंदर जो है आपको सब निकाल करके दे देगी। आप भारत के जो इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको आप बदनाम कर रहे हो, उनको आप बता रहे हो कि उनको इनएफिशिएंट बताने का काम कर रहे हो या नाकाबिल बताने का काम कर रहे हो। तो भाई दुनिया के एक्सपर्ट्स की आप मदद लेने का काम करो। आखिरकार आपने पेगासस के अंदर मदद तो लेने का काम किया ही ना। तमाम सारे काम जब आपको जरूरत पड़ती है तो आप दुनिया की टेक्नोलॉजीज को खरीदने का काम तो आप करते ही हो। तो मेरा कहना ये है कि जो भी कुछ हो रहा है उसका एक अच्छी बात उसमें ये है कि ये बात जो है जब आपके जैसे चैनल के साथी जो है इस पे डिबेट करते हैं और बहुत सारी जगह पर सोशल मीडिया के अंदर इसको लेकर के बहुत सारी और बहुत भारी चर्चा चल रही है, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी जो है जनता का जो एक किस्म का आक्रोश है, या ये कहा जाए कि जनता की जो इच्छा है कि डेमोक्रेसी इस देश के अंदर बचनी चाहिए, मुझे लगता है ये इससे जुड़ा हुआ सवाल है और इसके ऊपर पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे ऐसा मान करके हम चलें। हालांकि लक्षण ऐसे बिल्कुल नहीं है, लेकिन और क्या किया जा सकता है। बाकी धरना प्रदर्शन आंदोलन तो सब होते ही रहेंगे, वो तो लोग करते रहेंगे, है ना। इलेक्शन कमीशन अगर केवल जो है पर्चियों की, वीवीपीएटी पैट की 100% पर्चियों की गिनती के लिए तैयार नहीं है, जो पर्चियां उसके पास में है उसमें कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है, उसके पास में मतलब ये पूरा का पूरा काम जो स्कूल के टीचर से कराते हैं, आंगनवाड़ी से कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, तो भाई रिजल्ट की जगह 1 दिन की जगह 2 दिन लग जाएगा। कितना टाइम लगता है अमेरिका के अंदर, आप देखते ही हैं। तो क्या दिक्कत की बात है, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा, लेकिन पूरे के पूरा जो आपका इलेक्टोरल तंत्र है उसके ऊपर विश्वास तो होगा देश के लोगों को। जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उनके ऊपर तो कम से कम एक तरीके से फोकस किया जा सकेगा, लेकिन कुछ भी करने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर लोगों को सड़क पे आने का या लोगों को इन्हें सबक सिखाने का यही एकमात्र रास्ता है। मुझे लगता है कि अब इसके ऊपर ये जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं इनको कुछ कॉन्क्रीट बात कहनी चाहिए। ये लोग भी बात ये है कि कॉन्क्रीट बात कहते नहीं है, इनको कहना चाहिए भाई पहला काम तो ये होना था कि ये जो पैसा आया 22,000 करोड़ रुपया
क्योंकि ये जो है इसको जब्त करने का काम किया जाएगा। ये पैसे की जब्ती की बात होनी चाहिए, क्योंकि अडानी अंबानी की संपत्ति तो जब्त करने की हिम्मत जो है कोई दिखा नहीं रहा पॉलिटिकल पार्टी, जबकि सबसे ज्यादा जरूरत तो उसी की है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने, जनता का ही पैसा है ना। 3 लाख करोड़ रुपए अडानी ने अगर कमाया कोरोना काल में, जब 15 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, तो वो पैसा अगर जब्त किया जाता है राष्ट्रहित के अंदर, तो राष्ट्रहित के अंदर आप राजशाही खत्म कर सकते हैं, राष्ट्रहित के अंदर आप जो है जमींदारी खत्म कर सकते हैं, तो फिर ये क्यों नहीं खत्म हो सकता? बहुत सारे सवाल हैं। मुझे लगता है कि जनता इन सब सवालों के ऊपर गंभीरता से विचार कर रही है, लेकिन अब समय है पॉलिटिकल पार्टीज को विशेष तौर पर इंडिया गठबंधन को एक्ट करने का। जी बिल्कुल। खैर, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये पूरा मामला पॉलिटिकल विल से जुड़ा हुआ है। अगर मोदी जी चाहते तो 5 मिनट क्या तुरंत ये सारा डेटा उपलब्ध हो जाता, लेकिन वो नहीं चाहते हैं, कवर अप में लगे हुए हैं। और जो मिस्टर प्राचा ने कहा कि ये एक आपराधिक षड्यंत्र है, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, और अगर इसको लेकर एक बड़ा मूवमेंट महमूद प्राचा जैसे लोग खड़ा करेंगे तो वाकई में मोदी जी के लिए मुश्किलें होंगी। लेकिन इस समय जस्टिस DY चंद्रचूड़ के लिए एक अग्नि परीक्षा जैसा समय है। उन्होंने एक फैसला अच्छा सुनाया जिसने की उम्मीद की किरण लोगों को दिखाई, लेकिन जिस तरीके से कल SBI ने एक एक्सटेंशन एप्लीकेशन फाइल की है, आज उस चीज से वो उम्मीद धूमिल होती हुई दिख रही है। और जो दर्शक के प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि आज 5 मार्च है, 6 मार्च की डेडलाइन थी। 6 मार्च को SBI को ये सारा डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ शेयर करना था कि कौन से डोनर्स थे, क्या डिनोमिनेशंस में उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदा था, ये सारी चीजें उन्हें ECI को बतानी थी। और फिर ECI को यानी कि इलेक्शन कमीशन को 13 मार्च को इन सारी डिटेल्स को अपनी वेबसाइट पर डालना था। लेकिन अब फिलहाल ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन कल 6 मार्च है, कल कोर्ट की जब हियरिंग होगी, कल पता चलेगा कि जो आधार पर एक्सटेंशन मांगा गया है, क्या वो कोर्ट में स्टैंड करेगा या नहीं करेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट कोई सख्त रुख लेता है या फिर उनको थोड़ी और मोहलत देता है, ये देखना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सुनीलम, गिरीश जोशी, अनिल जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।